हेलो दोस्तों, आप सभी का विलेज कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग यूपी बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और हो सकता है वह इस साल भी पूछा जाए। इसलिए यहाँ पे जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे सभी को ध्यानपूर्वक देखना अनिवार्य है। और कापी कलम नहीं लिए हो तो कापी कलम लेकर ज़रूर बैठें और यहाँ पे जो भी सूत्र बताया जाए उसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे और एक बार यहाँ पे जो प्रश्न लिखा जाएगा उसको स्वयं से भी हल करने का प्रयास जरूर करें, ताकि अपने से हल करेंगे तो उसके बारे में और जानकारी होगी और तुम्हारा एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। यदि ऐसा नहीं करते हो तो तुम बोर्ड के पेपर में अच्छे नंबर नहीं ला सकते। इसलिए अच्छे नंबर लाने के लिए यहाँ पे जो भी स्टेप बताए जाएंगे उनको फॉलो करना अनिवार्य है। यदि तुमने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर इसके सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखें, उसके बाद ही इसमें प्रवेश करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेगा। तो चलो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं। यानी ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक द्विघात बहुपद है, कोई भी बहुपद हो, द्विघात बहुपद मान लो ax² है प्लस bx है प्लस c है। यह एक द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में पूछा है शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद है तो द्विघात में शून्यकों की संख्या होती है 2। शून्यकों की संख्या इसमें अधिकतम शून्यक 2 हो सकते हैं। यदि वह रैखिक होगा, यदि यह रैखिक होगा तो उसमें होगा एक रैखिक बहुपद होगा। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2। इसी तरह यदि बहुपद जो है त्रिघात होगा तो उसमें शून्यकों की संख्या होगी 3। त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद यानी कि चतुर्थ घात होगा तो बहुपद के शून्यकों की संख्या 4। रैखिक में 1, द्विघात में 2, त्रिघात में 3, चतुर्थ घात में 4। तो इस तरह हम बहुपद के शून्यकों की संख्या गिन सकते हैं। चलो अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है tan थीटा बराबर 4/3 लिखा है। tan थीटा बराबर है 4/3। तो tan थीटा बराबर 4/3 है तो sec थीटा का मान ज्ञात करना है कि sec थीटा बराबर क्या होगा। tan थीटा बराबर है 4/3 तो sec थीटा का मान क्या होगा। तो इसके लिए हम सूत्र पढ़ते हैं। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है 1 प्लस tan² थीटा। 1 प्लस tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा। ये हमारा सूत्र है। इसी के अनुसार दिख नहीं रहा है, चलो दूसरे से लिखते हैं, नहीं दिख रहा है। चलो सूत्र क्या होता है? 1 प्लस tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा। ये होता है तुम्हारा सूत्र। ये सूत्र दिया है, इसी के अनुसार हमें tan थीटा का मान दिया है, sec थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हमें sec थीटा का मान ज्ञात करना है तो sec² थीटा, तो यहाँ से sec थीटा निकालेंगे। sec थीटा निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल क्या होगा? निकालेंगे, रूट में लग जाएगा 1 प्लस tan² थीटा। अब यहाँ से हम tan थीटा का मान रख देंगे तो लिखेंगे 1 प्लस tan थीटा बराबर 4/3 दिया है तो हो जाएगा 4/3। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। उसी तरह अब हल करेंगे आगे तो 1 प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा 16/9। आगे हल करेंगे तो 9 × 9 16 25
25/9, सॉरी 25 रहेगा यहाँ पे, 25/9। वर्गमूल निकालेंगे, 25 का वर्गमूल 5 और 9 का वर्गमूल 3, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 5/3। दिख रहा है तो यहाँ पे 5/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, उसके बाद फिर हल करते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। अगला प्रश्न दिया है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का मान होगा। तो 1 से 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से 10 तक ये संख्याएं हैं। इसमें पूछा है धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो धनात्मक सम संख्याएं कौन है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, यानी ये 5 संख्याएं है। तो हम समांतर माध्य का सूत्र जानते हैं। समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। ये हमारा सूत्र है, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या। एक बात ध्यान दें, जितना भी यहाँ पे सूत्र लिखाया जाए उन सभी को अपने कॉपी पे नोट जरूर करें। तो लिखेंगे समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य। तो समांतर माध्य यानी कि 2 लिखेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, यानी कि हमें अब उसके बाद 1 2 3 4 5 कुल 5 पद हैं, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, जोड़ेंगे 2 4 6 6 12 8 20 10 30, यानी हो जाएगा 30, 30/5। तो 5 से भाग देंगे 30 में तो आएगा 6, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, लिखा है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परमेय संख्या होगी, यानी कि 4 परमेय संख्याएं दी है, उसमें से पूछा है कौन सी संख्या परमेय संख्या होगी, शांत परमेय संख्या होगी। तो शांत परमेय संख्या होने के लिए भिन्न के हर का 2 पे m घात और 5 पे n घात ये होना आवश्यक है। यदि हर जो है 2 पे m घात 5 पे n घात के रूप का होगा तो वह दशमलव, वह भिन्न जो है शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो पहला दिया है 124 बटा में 164, तो हम 164 का गुणनखंड करेंगे। तो 164 का भाज्य गुणनखंड करेंगे 164 का, तो 2 से कटाएंगे 8 2, फिर 2 से कटाएंगे 4 1, फिर 41 से कटाएंगे 1। तो यहाँ पे जो इसका हर जो है 2 2 41 के रूप में आ रहा है, मतलब कि यह जो है क्या है, यह शांत नहीं है, अशांत है, तो पहला विकल्प नहीं होगा। अब दूसरा लिखा है 131 बटा में 30, लिखा है 131, सॉरी 131 बटा में 30, तो इसके भी हर का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। लिखा है 30, तो 30 2 से कटेगा तो हो जाएगा 15, फिर 3 से कटेंगे 3 5 6 15, फिर 5 से कटेंगे 1। तो इसका हर जो है 2 3 5 के रूप में आ रहा है, तो मतलब ये भी क्या है, शांत दशमलव नहीं है। शांत दशमलव होने के लिए 2 पे m घात 5 पे n घात के रूप का होना अनिवार्य है। अब उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे 227, लिखा है 227 बटा में 625, 227 बटा में 625, तो हम 625 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। 625 का तो 5 से कटाएंगे, 5 में 5, 5 दूना के 10, 5 5 25, फिर 5 से कटाएंगे, 5 दूना के 10, 5 5 25,
फिर 5 से कटाएंगे, 5 कम में 5 बचे 25, फिर 5 से 5 कम में 5। तो यहाँ पे देखो 5 के रूप का है, तो इसको हम 227 बटा में 5 पर 4 घात इस रूप में लिख सकते हैं। इसी को आगे लिखना चाहें तो 227 बटा में 2 पे 0 घात 5 पे 4 घात, यानी 2 पे 0 घात का मान 1 हो जाएगा और 5 पे 4 घात। तो यह जो है क्या होगा, शांत दशमलव होगा। तो हमारा राइट आंसर यही होगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न तुम्हें दिया है कि कोण PQR, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लो। चलो मिटाते हैं। अगला प्रश्न तुम्हें दिया है कोण PQR, कोण PQR। तो कोण PQR बराबर दिया है 110 अंश, इतना दिया है। और पूछा है कोण PTO बताइए, कोण PTO बराबर क्या होगा, ये हमें दर्शाना है। तो यहाँ पे हम आकृति बना ले रहे हैं। यहाँ पे एक वृत्त दिया है, यहाँ पे एक वृत्त दिया है और यहाँ पे एक बिंदु T है। तो मिला देंगे। तो यहाँ पे बिंदु T है और यहाँ पर एक बिंदु क्या है, P है। यहाँ पे Q है और ये O है। इसको इससे मिलाया गया है इस तरह। तो P और T, Q और T दोनों क्या हैं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं। जब वृत्त की स्पर्श रेखाएं तो यहाँ पे जो कोण बनेगा 90 डिग्री का, ये भी 90 बन जाएगा। और यहाँ पे तुम्हें कोण दिया ही है 110 अंश, 110। हमें पूछा है कि ये वाला कोण कितना होगा, PTO, यानी कि यहाँ वाला ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला ऊपर वाला। सॉरी, हमें PTQ ज्ञात करना है, PTQ ज्ञात करना है, ये वाली कोण नहीं ज्ञात करना है। चलो तो हम कोण PTQ ज्ञात करेंगे। लिखेंगे चतुर्भुज PTQO में, तो कोण POQ प्लस कोण PTQ, यहाँ पे क्यू रहेगा, प्लस कोण OPT प्लस कोण OQT बराबर 360, यानी कि इन चारों कोणों का योग 360 होगा। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 होता है। तो POQT एक चतुर्भुज है, इसके चारों अंतःकोणों का योग 360। तो हमें POQ का मान दिया है, POQ का मान 110 दिया है, तो लिखेंगे 110 प्लस PTO का हमें मान ज्ञात करना है, तो इसको PTQ ही रहने देंगे, प्लस OPT का मान दिया है 90 प्लस OQT का मान 90 बराबर ये 360। तो हमें इसका मान चाहिए, तो इनको जोड़कर हम इधर ला देंगे। तो लिखेंगे कोण PTQ बराबर 360 माइनस, अब जोड़ेंगे 90 में 90 जोड़ेंगे 180 में 110 जोड़ेंगे तो 290 हो जाएगा, 290 घटा देंगे तो आएगा 70। तो इसका आंसर ये वाला कोण जो है 70 अंश का होगा, यानी कि कोण PTQ 70 अंश के बराबर होगा। इसको नोट कर लो। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, नोट कर लो। अगला प्रश्न दिया है, आपकी स्लाइड पर दिख रहा है। प्रश्नों को नोट कर लें कॉपी में। दिया है यदि द्विघात समीकरण PX
स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 क्वेश्चन में 5 पी एक्स प्लस 15 बराबर 0। ये हमें दिया है, समीकरण दिया है। बोला है कि इसके मूल जो है यानी कि समान है, इसके मूल समान है। तो इसके मूल कब समान होंगे? जब हमारा विविक्तकर जो है 0 के बराबर होगा। तो लिखेंगे चूंकि मूल समान है, मूल समान है। जब मूल समान है तो विविक्तकर विविक्तकर डी बराबर क्या हो जाएगा? 0। जब विविक्तकर 0 के बराबर होगा उस स्थिति में मूल जो है समान होगा। तो विविक्तकर डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये सूत्र है, ये सूत्र है, ये विविक्तकर ज्ञात करने का सूत्र है। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमें डी बराबर ज्ञात करना है, क्योंकि डी बराबर 0 दिया है तो लिखेंगे 0 बराबर। अब बी जो है तो यहाँ पे हमें बी बराबर दिया है, बी बराबर है माइनस ये बी का मान, ये बी का मान -2 कड़ी में 5 पी का होल स्क्वायर, इतना बी का मान दिया है। उसके बाद माइनस लिखा है 4 ए का मान हमें पी दिया है, यानी पी ये जो है ए का मान है, ये सी का मान है, इंटू सी का मान हमें दिया है 15। तो इसको हल करेंगे तो 0 बराबर हो जाएगा -2 कड़ी में 5 पी का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना के 4 बचे 20 पी स्क्वायर माइनस 15 चौके हो जाएगा 60 पी, माइनस वाले को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 60 पी बराबर हो जाएगा 20 पी स्क्वायर। तो 20 से कम में 20, 20 3 60 हो जाएगा, यानी कि पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 पी, पी स्क्वायर बराबर 3 पी। तो ये पी से एक पी कट जाएगा तो पी बराबर हो जाएगा 3, यानी कि पी का मान हमारा हो जाएगा 3। इसको नोट कर लो। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है, आपकी स्लाइड पर दिख रहा है। अगला प्रश्न दिया है एक समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। एक समांतर श्रेणी है, उसका चौथा पद क्या है? शून्य है। तो यनवा पद का सूत्र हम जानते हैं, यनवा पद ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1d। ये यनवा पद का सूत्र है। हमें चौथा पद ज्ञात करना है तो ए4 बराबर निकालेंगे तो ए प्लस एन के जगह 4 रखें तो 4 माइनस 1 इंटू डी। तो ए 4 में से घटाएंगे 3 और डी हो जाएगा +3d, यानी A4 का मान हमें आ गया है A4 बराबर a + 3d। चूँकि दिया है A4 का मान क्या है? 0 है, चूँकि A4 जो है किसके बराबर है? 0 के। तो a + 3d जो है ये भी बराबर हो जाएगा 0 के। तो a बराबर आएगा -3d, ये a का मान हो गया। अब आगे दिया है समांतर श्रेणी का 25वां पद, लिखा है समांतर श्रेणी का 25वां पद, समांतर श्रेणी का 25वां पद, 25वां पद। तो 25वां पद क्या हो जाएगा? तो a25 बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा a + 25 - 1d बराबर हो जाएगा a + 24d। ये 25वां पद है। 25वां पद बोला है कि 11वें पद का 3 गुना है। 11वां पद निकालेंगे तो a11 बराबर हो जाएगा a + 11 - 1d बराबर हो जाएगा a + 10d। ये हो जाएगा 11वां पद। तो हमें सिद्ध करना है कि 25वां पद जो है 11वें पद का 3 गुना है। तो लिखेंगे a25 बराबर है 3 a11 की, ये हमें सिद्ध करना है। तो a25 का मान क्या दिया है? a + 24d दिया है। यह बराबर है किसके? 3 गुणे a11 का मान दिया है a + 10d। तो यहाँ से हम a बराबर निकाले हैं -3d,
तो ए का मान हम रखेंगे -3d, तो -3d प्लस 24d, यह बराबर हो जाएगा 3 गुणे ए का मान -3d प्लस 10d। अब इसी को हल करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, तो बराबर सिद्ध हो जाएगा। तो देखो 24d है, ये -3d है, तो विपरीत चिन्ह है तो हमेशा घटाते हैं। तो 24 में से 3 घटाएंगे, हो जाएगा 21d, ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 10d है, ये -3d है, तो 10d में से 3d घटाएंगे तो हो जाएगा 7d, 3 गुणे 7d, तो 21d बराबर हो जाएगा 7 के 21, यानी कि 21d के। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही हमें सिद्ध करना था। चलो उतार लो, अगला हम प्रश्न देखते हैं, नोट कर लो। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हो। हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। चलो मिटा देते हैं, जिसके मूल 3 और 1/3 है। चलो द्विघात समीकरण ज्ञात करते हैं। तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र होता है, द्विघात समीकरण लिखेंगे, द्विघात समीकरण बराबर सूत्र होता है x² माइनस कोष्ठ में शून्यकों का योग इंटू x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, यानी कि ये सूत्र होता है। तो हमें शून्यक 2 दिए हैं, यानी 3 दिया है और 1/3 दिया है, ये 2 शून्यक दिए हैं, उन्हीं की सहायता से हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो लिखेंगे x² माइनस शून्यकों का योग करना है, तो शून्य को 3 प्लस 1/3 इनको जोड़ देंगे, इंटू x लिखा है तो यहाँ पे x प्लस शून्यकों का गुणनफल, यानी कि 3 गुणे 1/3, ये बराबर हो जाएगा 0 के। ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। तो यहाँ से हल करेंगे तो x² माइनस, सॉरी यहाँ पे 3 है, तो 3 3 के 9, 1 10 हो जाएगा 10x/3। कितना हो जाएगा? 10x/3। इसको हल करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। जब भी भिन्न में हर आए, यानी भिन्न के रूप में आए, तो इससे हम साधारण में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 3 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 3 से गुणा, यहाँ भी 3 से गुणा और यहाँ भी 3 से गुणा। तो 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x², यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, माइनस 10x प्लस इसमें 3 से गुणा करेंगे 3 बराबर इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 0। यही हमारा क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया है, देखते हैं अगला प्रश्न। लिखा है एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 है। एक आयताकार बाग है, मान लो आयत के आकार का, यहाँ पे दिख रहा है, चलो यहाँ पे एक आयत के आकार का बाग है, मान लो एक आयत के आकार का बाग है जिसका परिमाप दिया है, जिसका परिमाप क्या है? 36 है, सॉरी अर्ध परिमाप है, इसका अर्ध परिमाप दिया है 36, और दिया है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो पहले हम देखते हैं इसका, मान लो इसकी लंबाई जो है x है, लंबाई x, चौड़ाई y है, माना ये लंबाई x है, चौड़ाई y है। तो परिमाप बराबर होता है आयत का परिमाप बराबर होता है सूत्र 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, यह सूत्र होता है। आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप ज्ञात करना है तो हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, बटा में 2। तो आयत के परिमाप में 2 से भाग देंगे तो वह हो जाएगा आयत का अर्ध परिमाप। आयत का
अर्ध परिमाप। तो आयत का अर्ध परिमाप यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई माने x, चौड़ाई है y। तो चलो x प्लस वाई। तो x प्लस वाई, आयत का परिमाप अर्ध परिमाप क्या है 36। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 36। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अगला बोला है कि इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो लंबाई x है, लिखेंगे प्रश्नानुसार x जो है y प्लस 4 के बराबर है, यानी लंबाई जो है चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे तो लंबाई प्राप्त हो जाएगी। जब 4 अधिक है तो 4 जोड़ देंगे तो x बराबर इतना हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे। तो x का मान हमें इसमें रखना है, तो x की जगह क्या है y प्लस 4। तो यहाँ पे x दिख रहा है तो y प्लस 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे y प्लस 4। अब प्लस है y तो लिखेंगे प्लस y। ये बराबर है किसके 36 के, तो यहाँ हो जाएगा 36। तो y में y जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2y बराबर 36 प्लस 4 इधर आएगा तो -4। 2y बराबर हो जाएगा 32। तो y बराबर भाग देंगे तो 16। y का मान कितना आ जाएगा 16। अब y का मान 16 समीकरण 2 में रख देंगे तो हमें x का भी मान मिल जाएगा। तो यहाँ से रख दो x बराबर y का मान क्या आया है 16। तो यहाँ पे लिख देंगे 16 प्लस यहाँ पे 4 जोड़ देंगे तो 20। इतना मीटर लंबाई होगी और इतना मीटर चौड़ाई होगी, यानी बाग की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई जो हो जाएगी 16 मीटर। तो इस प्रश्न को नोट कर लो, तब तक हट जाते हैं।